हेलो दोस्तों। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक डेमो आंसर लिख के बताइए, खासकर इकोनॉमिक्स का कि एक 40 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम एक डेमो आंसर आपको दिखाएंगे, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और क्वेश्चन है कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, यानी कि राजकोषीय संघवाद क्या है और उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, फिस्कल फेडरलिज्म ऐसे होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि मतलब भारत एक जो है फेडरल कंट्री है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन जो मेन पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। तो मतलब सेंटर जो है काम करती है 40%, लेकिन उसके पास जो रेवेन्यू है वो कितना है? 60%। जबकि स्टेट काम करती है कितना? 60%, लेकिन रेवेन्यू उसके पास कितना है? 40%। उसके बाद एक प्रॉब्लम तो ये है सेंटर स्टेट की, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि जो पंचायती मतलब पंचायती राज सिस्टम हो गया या जो म्यूनसिपैलिटी हो गया, उनको संवैधानिक दर्जा तो मिल गया है, लेकिन उनके पास फंड की कमी है। जैसे पंचायत को जो है 29 सब्जेक्ट दिया गया है जहाँ पे वो टैक्स लगा सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी को 18 सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाता है। और वो मतलब जो पंचायत है वो अपना रेवेन्यू तो मात्र 6% रेज करता है, म्यूनसिपैलिटी फिर भी ठीक है, अपना 44% जो है खुद इनकम वो जनरेट करता है। तो यही सब प्रॉब्लम है राजकोषीय संघवाद की। और जीएसटी होने के बाद और आपका नीति आयोग आने के बाद, प्लानिंग कमीशन हटने के बाद जो है और भी चैलेंजेस जो हैं वो बड़े हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर क्या उसका उपाय होना चाहिए वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको डिफाइन करना है या उसका ओरिजिन बताना है। तो हम पहले बताएंगे कि राजकोषीय संघवाद है क्या। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अमॉन्ग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये अरेंजमेंट है सेंटर स्टेट मतलब और लोकल के बीच में। साथ ही साथ ये पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है एंड इट डिराइव्स फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही फेडरलिज्म वाला है, इसलिए फिस्कल फेडरलिज्म वहां से डिराइव होता है। ये आपने पहले आपको बता दिया। फिर इसका जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए कि हाँ ये कहाँ से आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये डिराइव हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है इंडिया जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और तब जो अभी का फिस्कल फेडरलिज्म है इसका ये शेप में आया। फिर आप जो है संवैधानिक प्रोविजन बता दीजिए कि आर्टिकल 246 जो है वो सब्जेक्ट्स को है 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में आपके 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है तो आपको पॉलिटी का जो पार्ट है वो बस थोड़ा सा बताना, ये नहीं कि आप जो है अंदर घुस के जो है पूरा एक्सप्लेन करने लगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखिए और भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जो जीएसटी बना है आपका, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आर्टिकल 246A, ये मिस हो गया, आर्टिकल 246A जो है ये आपका जीएसटी का है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हो गया आपका, फिर आप बताइए कि जो पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है आर्टिकल 268 से 293 तक, और ये जो स्पेसिफिकली फिस्कल फेडरलिज्म के प्रोविजंस को देखता है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने इंट्रोडक्शन डाला, एक डायग्राम दिखा दिया कि भाई ऐसे जो है फिस्कल फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है। सेंटर स्टेट को देता है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट को देता है, मतलब पंचायती और म्यूनसिपैलिटी को। फिर आपने जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि ये कैसे एमिनेट हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एमिनेट हुआ। और आज़ादी के बाद जब भारत ने अपना संविधान अपनाया तो फिस्कल फेडरलिज्म अपने प्रेजेंट शेप में आया। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है आपने बता दिया कि आर्टिकल 246 जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। सेंटर में जो है 100 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में 61, कॉन्करेंट में 52। और आर्टिकल 246A जो है वो जीएसटी से डील करता है। फिर पार्ट 12 जो है इसमें जो है आर्टिकल 268 से 293 है, डील्स स्पेसिफिकली विथ फिस्कल फेडरलिज्म। और इसमें क्या ध्यान देना कि जैसे आर्टिकल 268 हो गया, आर्टिकल 268 हो गया, 268A हो गया, तो ये सब जो है अब जीएसटी के अंदर आ गया है और भी चेंजेस हुए हैं।
पर पॉलिटी की जो पार्ट है उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं टच करेंगे क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक का आंसर है, ठीक है। अब आइए मैकेनिज्म ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। मैकेनिज्म क्या है? तो जैसे इंडिया हैज फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर अथॉरिटी इन कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। एज सच स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर फंड। तो स्टेट को कहाँ कहाँ से फंड मिलता है? सेंटर का जो टैक्स होता है उससे उसको हिस्सेदारी मिलता है, डिवोल्यूशन ऑफ शेयर होता है। फिर आपका जो वित्त आयोग है वो रिकमेंड करता है। उसके बाद जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे आपका मनरेगा हो गया, नमामि गंगे स्कीम हो गया, मतलब जो अलग अलग टाइप के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलते हैं उसके थ्रू जो है स्टेट को पैसा मिलता है। फिर आप बताइए कि क्या क्या बदलाव हुआ है। 2014 तक स्टेट जो है इसको प्लानिंग कमीशन से भी पैसा आता था थ्रू डिस्क्रिशनरी ग्रांट, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन से अब ये जो फंड रुक गया है। और जैसे स्टेट डिपेंडेंट है सेंटर पे फंड के लिए, वैसे ही जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यानी पंचायती और म्यूनसिपैलिटी वो डिपेंडेंट है स्टेट पे फंड के लिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल जब संवैधानिक दर्जा मिला 73rd और 74th, तो इससे जो है पंचायती सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी सिस्टम में काफ़ी सुधार आया है। जैसे कि पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स मिल गए हैं फंड रेज करने के लिए। सिमिलरली म्यूनसिपैलिटी को 18 जो है सब्जेक्ट्स मिल गए हैं। साथ ही साथ जो है 243I के अंदर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया है। तो ये सब बदलाव हुए, ये सब आपको बताना है। और फिर रिसेंट में क्या क्या बदलाव हुआ है राजकोषीय संघवाद में वो आपको बताना है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया 2015 में और उसकी जगह पे क्या आया? नीति आयोग आया है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग 2015। ऑल्दो नीति आयोग डू नॉट ग्रांट डिस्क्रिशनरी ग्रांट लाइक प्लानिंग कमीशन बट इट प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विथ बॉटम अप अप्रोच। हालांकि ये ग्रांट तो नहीं देता लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। फिर आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप 14 फाइनेंस कमीशन का जिक्र करें, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट का शेयर है उसको 32% से बढ़ा के 42% कर दिया था। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है और इससे जो है स्टेट को काफी फायदा हुआ। हालांकि बाद में जीएसटी आने की वजह से जो है स्टेट्स को नुकसान भी झेलना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 14 फाइनेंस कमीशन से काफी बेनिफिट हुआ। क्योंकि पहले क्या था कि 13 फाइनेंस कमीशन ने 32% कहा था कि मान लीजिए अगर सेंटर के पास 100 रुपये आते हैं तो 32 रुपये जो है स्टेट्स को देना है। लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है इसने कहा कि नहीं जी, आपको जो है 42% देना है। और साथ ही साथ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि पंचायती और म्यूनसिपैलिटी, उनको जो है 1 लाख करोड़ रुपया जो है 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों कि इसमें आपको एकदम अप टू डेट रहना पड़ेगा। योजना, कुरुक्षेत्र, राज्यसभा टीवी, दृष्टि, न्यूज, ये सब से आपको ना देखते रहना पड़ेगा और अप टू डेट करते रहना पड़ेगा। इसमें मतलब ये हिस्ट्री नहीं है कि जो बस पास्ट में हो गया तो फिर कुछ बदलाव नहीं होगा। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट पे आपको काफ़ी मेहनत करनी है और ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत एडवांटेज दिला सकता है। फिर सरकार के जो है बहुत से अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलते थे जिसकी ज़्यादा जो है वेस्टेज ऑफ मनी होता था, वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर होता था, तो सरकार ने उसको कंसोलिडेट करा है। उसके बाद सरकार ने FRBM टारगेट अपनाया है ताकि जो है सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो और साथ ही साथ जो डेब्ट टू GDP का रेशियो है वो भी जो है मतलब कम हो और मतलब बेनिफिट करे कंट्री के लिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक लिमिट तक तो बोरो करना ठीक है, लेकिन जब सरकार फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती है तो सरकार का जो है खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि भारत एक विकासशील देश है, उतने लोग तो टैक्स पे नहीं करते हैं। खर्च जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग काफ़ी बढ़ जाती है और फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है। तो ये सब जो है आपको रिसेंट चेंजेस बताने हैं फिस्कल फेडरलिज्म में, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग हो गया। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट दिया वो आपको बताना है। 1 लाख करोड़ रुपया दिया लोकल सब गवर्नमेंट को, वो बताना है। फिर जो डिफरेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलते थे बहुत सारे और जिनके चलते करप्शन था, लीकेजेस था, उसको जो है कंसोलिडेट किया गया है।
कि हम कुछ ही स्कीम रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का बेनिफिट हो सके, ठीक है, और स्कीम जो है ओवरलैप ना करे। फिर एडॉप्शन ऑफ FRBM टारगेट। देखिए हर सब्जेक्ट का अपना टेक्निकल वर्ड होता है, तो जब आप इकोनॉमिक का आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये सब चीज आपको मेंशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद अब जीएसटी का जिक्र तो करना ही करना है कि 101st अमेंडमेंट से जो है जीएसटी आया, जिसने 17 अलग टाइप के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको अपने अंदर शामिल कर लिया। इससे जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जो हुआ टैक्स का वो हटा, साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो आई डिजिटलाइजेशन के थ्रू, और भारत जो है वो वन नेशन वन मार्केट की तरफ जो है मूव ऑन कर दिया। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन आपको बताना है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, जो कि आर्टिकल 279A से आया है। इसमें जो है 1/3 जो है डिसीजन मेकिंग सेंटर का है और 2/3 डिसीजन मेकिंग जो है स्टेट का है, और सेंटर स्टेट मिलके जीएसटी संबंधित सारे फैसलों को करते हैं। इसका आपको जिक्र करना है, और फिर बताना है कि कैसे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, आजीविका हो गया, ये सब जो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ये सब जो है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम कर रहे हैं। जितना आप करंट का मैटर इकोनॉमिक्स में डालिएगा, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब जो है अब चैलेंजेस पे आइए कि चैलेंजेस क्या है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, जब प्लानिंग कमीशन हट गया ना, तो पूरा प्रेशर किस पे आ गया? फाइनेंस कमीशन पे। इसको जो है दोनों चीज को मेंटेन करना है, पब्लिक गुड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, वो भी देखना है, प्लस कैपिटल डेफिसिट को भी देखना है। साथ ही साथ वर्टिकल इम्बैलेंस हुआ कि सेंटर टू स्टेट। तो जैसे हमने बताया कि सेंटर का खर्च जो है वो 40% है, लेकिन ये होल्ड कितना करता है? 60% रेवेन्यू उसके पास रहता है, जबकि स्टेट का खर्चा होता है 60%, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 40%। तो स्टेट जो है वो मतलब बहुत हद तक डिपेंड करता है, निर्भर करता है सेंटर पे, क्योंकि स्टेट को उतना पावर भी नहीं दिया गया है। फिर जैसे हमने बताया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, उसका तो हालत और भी खराब है। जो पंचायत है वो बस अपना 6% टैक्स खुद से रेज कर पाता है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो 44% कर पाता है। उसके बाद जीएसटी जो है इसने क्या किया है कि मतलब मोर देन 60% ऑफ स्टेट का जो है रेवेन्यू सब अपने अंदर ले लिया है, और सेंटर जो है वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा। जैसे कि क्या हुआ था कि जब 2017 में लागू हुआ था जीएसटी, तो सेंटर ने कहा था कि ठीक है, राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसको 5 साल में उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ, जब कोविड-19 आया और 3 लाख करोड़ रुपए जो है कम कलेक्शन हुआ, तो निर्मला सीतारमण ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, कह दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, जो नुकसान है बस 97,000 का है, हम बस उसी को पे करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। तो इससे जो है बहुत कसमकस की जो है पोजीशन आ गई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेंटर जो है मतलब स्टेट जो है उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा उनका साधन था, लेकिन जब जीएसटी में मोर देन 60% जो है जब इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम हो गए, और अब केंद्र सरकार बोली कि नहीं जी हम आपको कंपनसेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड आ गया है, तो मतलब इससे जो है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है ना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है। उसके बाद अब आगे देखिए वे फॉरवर्ड क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन है इसको एक परमानेंट बॉडी बना दी जाए, ताकि जो है ये जो भी बीच में कुछ वैसा नेसेसिटी अराइज हो, जैसे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये 5 साल के लिए बनता है, उसके बाद फिर इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी 15 वित्त आयोग है और इसने अभी 2020 से 21 तक दिया, फिर 2021 से 26 तक देगा, लेकिन 2021 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर 2021 से 26 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर कैसे शॉर्ट आउट होगा? तो ये बोला गया कि इसको परमानेंट बॉडी बनाइए और इसको बस जो पब्लिक गुड्स है उसी का जो है एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित चीज़ों को देखने का जिम्मा सौंपिए। और जो नीति आयोग है उसको आप 2% 3% जो है जीडीपी का रुपए आवंटन कीजिए। प्लानिंग कमीशन टाइप जो है इसके पास भी जो है
कुछ मतलब रुपए ट्रांसफर करने की अथॉरिटी दीजिए, और जो कैपिटल डेफिसिट है वो नीति आयोग देखे। अभी क्या है कि फाइनेंस कमीशन को ही दोनों चीज देखना पड़ता है, पब्लिक गुड का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन से संबंधित मैटर्स को भी देखना पड़ता है और कैपिटल डेफिसिट को भी, तो इसको अलग अलग कीजिए। फाइनेंस कमीशन जो है वो बस पब्लिक गुड का मैटर देखे, और जो नीति आयोग है बस कैपिटल का देखे, कैपिटल डेफिसिट को देखे, और जो फाइनेंस कमीशन है इसको आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए। साथ ही साथ जो है आपका एक लोकल बॉडी का कंसोलिडेटेड फंड बनाइए, जैसे कि सेंटर का है, और उसमें सेंटर स्टेट भी कंट्रीब्यूट करे, ताकि जो है लोकल बॉडीज है उनको कमी ना हो रुपयों की। साइमल्टेनियसली लोकल बॉडीज शुड बी गिवन हैंड टू रेज रेवेन्यू, और यही जो है स्टेट्स को भी देना चाहिए। स्टेट जो अभी मात्र प्रोफेशनल टैक्स लगा सकते हैं, 2500 रुपए तक लगा सकते हैं, तो उनको पावर दीजिए ना कि आप उसको बढ़ा सकें। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो उसका गठन तो हो गया है, लेकिन बहुत से स्टेट जो हैं उसकी बात मानते ही नहीं है, तो ये भी करना चाहिए कि एकदम मैंडेटरी करिए। उसके बाद सेंटर जो है उसको मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको जो है कंपनसेट करना ही करना है। आपने प्रॉमिस किया कि अगर हम 5 साल तक कंपनसेट करेंगे तो आपको जो है स्टेट्स को कंपनसेट करना ही है ड्यू टू लॉसेस जो कि ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हुए हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट शुड बी गिवन पावर टू रेज टैक्सेस, जैसे कि 87% किसान जो है पूरे देश में गरीब है, लेकिन 13% किसान जो है अमीर है, तो उनको जो है टैक्स के दायरे में लाया जाए ना। और आर्टिकल 293 जो है वो स्टेट को जो है बोरो करने से रोकता है, तो उसमें संशोधन किया जाए। जैसे आर्टिकल 292 में जो है सेंटर बोरो कर सकता है, वैसे आर्टिकल 293 में जो है स्टेट को भी बोरो करने का पावर दिया जाए। फिर लास्ट में जो आप कंक्लूजन डालिए कि एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या सोल्यूशन बताया गया है। फाइनेंस कमीशन जो है उसको परमानेंट बॉडी बनाया जाए और वो बस पब्लिक गुड को देखे। नीति आयोग जो है कैपिटल डेफिसिट को संभाले, और इसके पास भी जो है इसको भी जीडीपी का 2-3% जो है कम से कम दिया जाए, ताकि इसके पास पावर हो रुपए ट्रांसफर करने की। उसके बाद जो है लोकल बॉडी का कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए, जिसमें सेंटर स्टेट जो है प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि लोकल बॉडीज के पास हमेशा रुपयों की दिक्कत रहती है और उसके चलते वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनको फ्री हैंड देना चाहिए, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, उसका डिसीजन एकदम मैंडेटरी मानना चाहिए। उसके बाद सेंटर को जो जीएसटी की वजह से लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना ही करना चाहिए। स्टेट को ये पावर होनी चाहिए कि वो अमीर किसानों को जो है वो टैक्स कर सके साइमल्टेनियसली। इसके साथ ही जो आर्टिकल 293 जो है वो पाबंदी लगाती है कि स्टेट मार्केट बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, उसको अमेंड करना चाहिए। और स्टेट को जो है प्रोफेशनल टैक्स जो है अभी 2500 तक ही लगा सकते हैं, उसको बढ़ाना मतलब उसको वो बढ़ा सके, इसकी भी पावर देनी चाहिए। भारत एक फेडरल कंट्री है, ये तभी सर्वाइव करेगा जबकि इसके राज्य और लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास सफिशिएंट रेवेन्यू होगा फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। और राजकोषीय संघवाद को फॉलो मतलब बूस्ट करने के लिए जो है हम बूस्टिंग फिजिकल फेडरलिज्म बाय फॉलोइंग अबव मेथड विल डेफिनेटली लीड टू स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। और जब राजकोषीय संघवाद मजबूत होगा तो देश का जो राजनीतिक संघवाद है वो भी मजबूत होगा। साथ ही साथ अभी जैसे 15वें वित्त आयोग ने कहा, एनके सिंह कमेटी ने कहा, इसके पहले 14वें वित्त आयोग ने भी कहा था, एक फिजिकल काउंसिल यानी कि राजकोषीय परिषद अगर बनाया जाएगा जो कि सरकार के जो है राजकोषीय जो खर्च है उसको जो है मैनेज करेगा, तो फिर इससे भी जो है काफ़ी बूस्टअप मिलेगा फिजिकल फेडरलिज्म को। तो ऐसे जो है आपको आंसर को एंड करना है। तो दोस्तों हमने नीचे जो है पीडीएफ भी दिया है, आप उसको जरूर से देखिए और फिर जो है उसके साथ पीडीएफ के साथ इसको समझिए, तब जाके आपको और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू दोस्तों।